नमस्कार, आप देख रहे हैं G24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान। जेलेंस्की बोले, मोदी जंग पर असर डाल सकते हैं। दूसरी यूक्रेन पीस समिट भारत में हो, जेलेंस्की बोले रूस के कारण ब्रिक्स समिट फेल हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान। जेलेंस्की बोले, प्रधानमंत्री मोदी जंग पर असर डाल सकते हैं। दूसरी यूक्रेन पीस समिट भारत में हो, जेलेंस्की बोले रूस के कारण ब्रिक्स समिट फेल हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा। जेलेंस्की बोले, मोदी जंग पर असर डाल सकते हैं। दूसरी यूक्रेन पीस समिट भारत में हो, जेलेंस्की बोले रूस के कारण ब्रिक्स समिट फेल हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सबसे बड़ा बयान। जेलेंस्की बोले, मोदी जंग पर असर डाल सकते हैं। दूसरी यूक्रेन पीस समिट भारत में हो, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सबसे बड़ा बयान सामने आया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ही वो शख्सियत हैं जो रूस यूक्रेन जंग को रुकवा सकते हैं। इस कारण वो चाहते हैं कि जो पीस समिट है, यूक्रेन पीस समिट, वो भारत में हो। क्या कुछ जेलेंस्की ने कहा, वो आपको हम प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में बड़ा असर डाल सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वह चाहते हैं कि दूसरी यूक्रेन पीस समिट नई दिल्ली में हो और प्रधानमंत्री मोदी ही वो शख्सियत हैं जो इस जंग को रुकवा सकते हैं। करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। करोड़ी सिंह जी के पास हम चलेंगे। करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, समय देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। करोड़ी सिंह जी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का इतना बड़ा बयान कि भारत ही वो देश है, प्रधानमंत्री ही वो मोदी वो शख्सियत हैं जो इस पूरी जंग को रुकवा सकते हैं, और यूक्रेन पीस समिट की जो दूसरी बैठक होनी है वो भारत में हो, तो ये यूक्रेन के लिए ज्यादा अच्छा है। क्या मैसेज यूक्रेन देना चाह रहा है सर? देखिए राजेश जी, ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है। जब पिछले टाइम में प्रधानमंत्री मोदी और हमारे विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कुछ समय के लिए कीव विजिट किया था पोलैंड होते हुए, उस समय जेलेंस्की ने ये प्रस्ताव रखा था कि अगली पीस समिट भारत में हो। अगली पीस समिट का मतलब ये था कि जो स्विट्जरलैंड पे समिट हुई थी पहली, उसके बाद की दूसरी समिट हो वो भारत होस्ट करे। ये प्रस्ताव उस समय किया था, लेकिन क्या भारत को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसका मोड क्या, मॉडल क्या हो, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो समिट हुई थी उसमें दूसरी पार्टी को बुलाया ही नहीं, तो एक तरफ के लोग हो गए और जो न्यूट्रल थे या दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों को बुला लिया, नेताओं को बुला लिया। भारत का भी प्रतिनिधित्व था, लेकिन भारत ने जो पीस समिट का वक्तव्य था उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत बहुत सी चीजों से सहमत नहीं था। तो स्विट्जरलैंड की पीस समिट सक्सेसफुल नहीं रही, और बिना अगर युद्ध में इन्वॉल्व दो पार्टियां हैं, दोनों को बुलाए बगैर किसी शांति की वार्ता करने का कोई मतलब नहीं है। एक तरफी कर रहे हैं तो आप अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, उसके लड़ने के लिए कर रहे हैं, उसको हम पीस समिट प्रैक्टिकल सेंस में नहीं कह सकते। अब क्या भारत को करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, देखिए आज की जिस तरह की राजेश जी स्थिति है उसमें पश्चिमी देश दबाव बनाएंगे कि रशिया यूनिलेटरली सरेंडर करे। रशिया किसी भी हालत में सरेंडर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पीस के बहुत से प्रस्ताव आ चुके हैं। 12 पॉइंट का चीन का प्रस्ताव आया, फिर ब्राजील का 6 पॉइंट का प्रस्ताव आया, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर जो बहुत ही मेच्योर पॉलिटिशियन है यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा, तो पूरे नेटो के कंट्री है उसके अगेंस्ट में हो गए।
तो इस तरह की जटिल समस्या को लेके भारत क्या इनिशिएटिव लेगा? मुझे नहीं लगता कि भारत की इसको लेके अभी बहुत बड़ी कोई तैयारी है, क्योंकि अगर भारत में पीस समिट होती है और असफल होती है तो वो भारत की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। भारत की प्रतिष्ठा जिस तरह की है कि भारत नॉन अलाइंड है, किसी एक पक्ष में नहीं है, भारत शांति की बात करता है, न्याय की बात करता है, तो राष्ट्रीय संप्रभुता की बात करता है, किसी भी देश की अखंडता में कोई बाधा नहीं डाले, तो भारत की विदेश नीति के जो सिद्धांत हैं उन पे गहरा धक्का लगेगा अगर असफल होती है। तो आज की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई सफलता की गुंजाइश है। तो ऐसी स्थिति में उनका कहना तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन उसने जेलेंस्की ने एक विक्ट्री प्लान भी अमेरिका को सबमिट किया है। अगर नेटो और अमेरिका मुझे ज्यादा मदद करेंगे तो यूक्रेन निश्चित रूप से जीत लेगा, एक पूरा प्लान सबमिट किया है। तो एक तरफ तो वो युद्ध के लिए एक्टिव रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ पीस के लिए भारत को कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो दोहरापन है ये बहुत खतरनाक स्थिति में ले जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस प्रस्ताव को एकदम से स्वीकार कर लेगा। बहुत ही मंथन के बाद और बहुत ही इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स देख के बाद में ही भारत स्वीकार करेगा। भारत इस पर विचार कर सकता है। लेकिन अक्रोड़ी सिंह जी, एक छोटा सा जवाब चाहिए होगा कि जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि ब्रिक्स समिट जो हाल ही में रूस में हुआ वो फेल इस कारण हुआ क्योंकि रूस में वो हुआ। तो हमें तो कहीं से नजर नहीं आया कि ब्रिक्स समिट फेल हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, तमाम फैसले लिए गए। जेलेंस्की को कहां से नजर आया सर? देखिए ऐसा है, भारत रशिया से भी अच्छे संबंध हैं, यूक्रेन से भी हैं, और यूक्रेन को अभी तक मानवीय सहायता के 17 कंसाइनमेंट भारत भेज चुका है। तो यूक्रेन का भारत पे भरोसा होना तो एक स्वाभाविक समझ में आता है। लेकिन ब्रिक्स को असफल कहना मेरे ख्याल से उनका अपना एक व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है। दुनिया के जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो किसी भी रूप में इसको असफल नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी तक की स्थिति देखें राजेश जी की अमेरिका ने 4 स्ट्रेटेजी अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अपनाई है अभी तक। पहली रणनीति ये थी कि प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होना किसी देश में। वो 1950 से कोरियन पेनिनसुला को लेके अफगानिस्तान तक जो कुछ अमेरिका ने किया, अमेरिका असफल रहा। दूसरी अमेरिका ने स्ट्रेटेजी अपनाई कि सैंक्शन लगाओ। सैंक्शन ईरान पे लगाए, रशिया पे लगाए, लेकिन रशियन इकोनॉमी बर्बाद नहीं हो पाई, क्योंकि रशिया से उसके जो मित्र राष्ट्र हैं, इवन भारत और चीन भी अपना व्यापार बनाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में सैंक्शन की, और ईरान पे भी सैंक्शन कोई ज्यादा सफल नहीं रहा, तो सैंक्शन की स्ट्रेटेजी सफल नहीं रही। तीसरा उन्होंने अपनाया कि प्रोक्सी वार करो। तो यूक्रेन और इजराइल दोनों में ही अमेरिका प्रोक्सी रूप से इन्वॉल्व है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। और चौथी स्ट्रेटेजी है रिजीम चेंज। तो अब अमेरिका फोकस इस पे कर रहा है कि कैसे ईरान और रशिया में रिजीम चेंज की स्ट्रेटेजी को इफेक्टिव बनाया जाए। तो ये पीस की बात करना जेलेंस्की का और वार की उधर प्लान देना, मुझे लगता है कि ये दोहरापन है, कोई पीस के लिए कमिटमेंट वाली बात नहीं लग रही है। जी राजेश जी, जब तक पीस नहीं आ सकती, जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा। एक बात तो और क्लियर है सर। मैं लौटता हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है सर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, 18 साल बाद स्पेनिश पीएम भारत आए हुए हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी के साथ गुजरात में रोड शो कर रहे हैं। वडोदरा में एयरक्राफ्ट प्लांट का उद्घाटन। भारत स्पेन संबंधों को मिलेगी रफ्तार। 18 साल बाद स्पेन के प्रधानमंत्री भारत पहुंचे। पीएम मोदी के साथ गुजरात में रोड शो, वडोदरा में एयरक्राफ्ट। 18 साल बाद स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आए। पीएम मोदी के साथ गुजरात में रोड शो। 18 साल बाद कोई प्रधानमंत्री स्पेन का भारत आया है। भारत स्पेन संबंधों को रफ्तार मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, 18 साल बाद स्पेनिश पीएम भारत आए। पीएम मोदी के साथ गुजरात में रोड शो किया उन्होंने। वडोदरा में एयरक्राफ्ट प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। टाटा और स्पेन मिलकर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। एयरबस बनाने की तैयारी है। क्रोडी सिंह जी के पास हम चलेंगे। क्रोडी सिंह जी,
भारत स्पेन संबंधों को लेकर कम चर्चा होती है, लेकिन अहम डील ये हुई है। 18 साल बाद स्पेन का कोई नेता भारत पहुंचा और टाटा के साथ एयरबस का करार किया। इसे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, भारत अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जॉइंट वेंचर्स पे फोकस कर रहा है और उसमें जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में लंबे समय तक भारत बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता रहा है और डिफेंस के जो आइटम्स मंगवाते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो अपना प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है। इसलिए भारत की स्ट्रेटेजी डिफेंस सेक्टर में विशेष रूप से इस पे फोकस कर रही है कि जॉइंट वेंचर लगाया जाए। रशिया के साथ भी सुपरसोनिक मिसाइल और राइफल्स का अभी यूपी में प्लांट लगाए हैं, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, स्पेन के साथ। लेकिन स्पेन के साथ हमारा परंपरागत रूप से इतना घनिष्ठ नहीं रहा कि जितना फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ या ब्रिटेन के साथ है। लेकिन एक दूसरा कारण भी है इसका, स्पेन यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण देश है और यूरोपियन यूनियन के देश स्पेन को ये कहते हैं कि जो डंकी रूट से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वो स्पेन के थ्रू आके पूरे यूरोप में फैल जाते हैं। तो बहुत से यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो स्पेन पे दबाव डाल रहे हैं कि आपके इधर से आते हैं इसलिए हम हमारे यहाँ घुसने के लिए परमिट देंगे, तो उससे जो सेनेगन एग्रीमेंट है वो इनफेक्टिव होता है। तो ऐसी स्थिति में स्पेन का भारत के साथ आना ये दर्शाता है कि भारत स्पेन को मोबिलाइज करके जो फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट की बात लंबे समय तक अटकी हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ, फ्रांस, जर्मनी तो समर्थन कर रहे हैं लेकिन दूसरे देश हैं, छोटे देश, वो समर्थन इतना नहीं कर रहे हैं, तो स्पेन का उससे समर्थन लेना है। दूसरा, इसमें स्पेन के साथ हमारे जॉइंट वेंचर नहीं रहे हैं और जॉइंट वेंचर नहीं रहे तो स्पेन की जो पोटेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग, उसको भारत की जो मैन पावर है और भारत की जो स्किल्ड मैन पावर है उसके साथ सामंजस्य बैठाया जाए तो भारत को जो मैन्युफैक्चरिंग का सपना है वो पूरा हो सकता है। और जो माइग्रेशन वाला है कि माइग्रेशन में बहुत सा ऐसे कहते हैं कि साउथ एशिया के बहुत से माइग्रेंट्स उधर से नॉर्थ अफ्रीका होते हुए स्पेन में घुसते हैं, तो उनको माइग्रेंट्स को ज्यादा दिक्कत न हो उसमें भारतीय भी हो सकते हैं। तो स्पेन के साथ अगर थोड़ा सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे तो उनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार नहीं होगा। हो सकता है वो इलीगल माइग्रेंट हो लेकिन उनको देशद्रोही कहें या और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ऐसा नहीं हो अगर भारतीय उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उसके बाद करोड़ी सिंह जी के पास हम लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। कंगाल पाकिस्तान ने चीन के सामने फैलाया हाथ। पाक ने चीन से मांगा 110 अरब रुपए का नया लोन। कर्ज चुकाने के लिए पाक को चाहिए नया लोन। पाक पर कुल चीन का कर्ज 4.3 अरब डॉलर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। कंगाल पाकिस्तान ने चीन से फिर मांगा लोन। कंगाल पाकिस्तान ने चीन के सामने फैलाए हाथ। पाक ने चीन से मांगा 110 अरब रुपए का लोन। कर्ज चुकाने के लिए पाक को नया लोन चाहिए। अब नया जमाना आ गया पाकिस्तान के लिए कि कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। करोड़ी सिंह जी, इससे आपको कैसे देखेंगे? चीन का कर्ज चुकाना है, चीन से ही लोन लेना है, फिर पुराने कर्ज को चुकाना है और नया कर्ज ले लेना है। ये पाकिस्तान की क्या वाकई में सच्चाई बन चुकी है कि अगर कोई देश उसकी मदद ना करे, उसमें चाहे सऊदी हो चाहे चीन हो, उसके लिए चलना मुश्किल है? सर देखिए राजेश जी, ऐसा है, परंपरागत रूप से अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान पाकिस्तान की बहुत मदद करते रहे हैं, लेकिन अब सऊदी अरब और अमेरिका उतनी मदद नहीं कर रहे हैं जितनी पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि जब तक तालिबान की प्रॉब्लम थी तो वो पाकिस्तान अमेरिका को ये दिखाने के लिए कि तालिबान को कंट्रोल करना है तो हमें मदद कीजिए, हम आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि तालिबान जैसे आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान हमारा विश्वसनीय दोस्त है। ये अमेरिका की नीति थी। अब अमेरिका की नीति
जब से इमरान खान आए उसके बाद बदलती हुई है, तो अमेरिका से उतनी मदद नहीं मिल रही है, सऊदीया से नहीं मिल रही है। अब एक ही सहारा रहा चीन है, और चीन जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे मदद करता है वो थोड़ी सी हार्श तो हो सकते हैं, लेकिन चीन बहुत ज्यादा मदद पाकिस्तान की कर सकता है। पाकिस्तान का चीन के हिसाब से जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि भारत के दूसरी साइड में है, अगर चीन पाकिस्तान दोनों मिलके एक साथ होते हैं तो भारत पे दबाव बनाने की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसलिए चीन केवल आर्थिक नहीं, अपनी रणनीतिक दृष्टि से भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखना चाहता है। लेकिन चीन का भी अपना संकट है कि पाकिस्तान ने जिस तरह के लंबे समय तक आतंकवाद को पाला पोसा, उसका पाकिस्तान बहुत ज्यादा विक्टिम हो रहा है। उसमें चीन के वर्कर्स हैं या चीन की जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे बहुत बड़ा खतरा है। बार बार आतंकवादी अटैक होते रहते हैं, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, और इवन सिंध में भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चीन किस रूप में मदद करेगा कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लिए चीन एक सहारा है। लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थित्व और आर्थिक संकट दोनों इस तरह से घुले मिले हैं कि पाकिस्तान के लिए कहीं अस्तित्व का संकट न आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के आवाम में दो धड़े क्लियर कट हो गए। एक तरफ पंजाबी डोमिनेशन है, दूसरी तरफ सिंध बलूच और पख्तून वाले हैं, वो ये मान के चलते हैं कि पंजाबी हमें डोमिनेट करते हैं। दूसरा ये कि चाइना के से मिलके पंजाबी और पाकिस्तानी हैं, वो हमारे यहाँ के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे लोगों के लिए होना चाहिए, वो उनका शोषण कर रहे हैं, और हमारे लोगों को वहां जॉब भी नहीं मिल रहा है। तो पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है वो आर्थिक संकट और जो राजनीतिक स्थायित्व है वो दोनों मिले जुले हैं। जी राजेश जी। उसके बाद मैं आपके पास आता हूं इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उसके बाद क्रोड़ी सिंह जी के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा दें, एक और बड़ी खबर इस वक्त की, भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ा, अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया सबसे बड़े साझेदार खरीदार, 100 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण बेच रहा भारत, अलग अलग तरह के हथियार बना रहा भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत का रक्षा निर्यात तेजी से बढ़ा, अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया सबसे बड़े खरीदार बनकर उभरे, 100 से अधिक देशों को हथियारों की आपूर्ति भारत कर रहा है। भारत कौन कौन से हथियार बना रहा है? LCA तेजस लड़ाकू फाइटर जेट है, पनडुब्बियां हैं, विमान वाहक पोत हैं, धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम है, युद्धपोत है, MBT अर्जुन टैंक है, एडवांस टू आर्टिलरी गन सिस्टम भी भारत बना रहा है। और हैरानगी की बात की, अमेरिका उसका सबसे बड़ा खरीदार है। ये समझने के लिए तो हम क्रोड़ी सिंह जी के पास चलेंगे। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल, 3D टैक्टिकल कंट्रोल रडार, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, सॉफ्टवेयर रिफाइंड रेडियो, वेपन लोकेटिंग रडार, आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल है जो भारत हथियार बना रहा है, जिसकी दुनिया भर में मांग है। लेकिन हैरानगी की बात की जो सबसे बड़े खरीदार हैं उनमें अमेरिका का नाम शामिल है। क्रोड़ी सिंह जी, इसे कैसे समझेंगे? क्योंकि अभी तक तो ऐसी सिपरी की जो रिपोर्ट आती थी वो ये बताती थी कि भारत टॉप में है हथियार खरीदारों में, और अमेरिका शायद सेकंड या थर्ड नंबर पे है जिससे भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। लेकिन अब अमेरिका भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। चीजें कैसे पलट गई सर, क्या हुआ? देखिए राजेश जी, अपने प्रारंभ में भी बात हुई अभी कि भारत जॉइंट वेंचर की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके विभिन्न सेक्टरों को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है। उसमें जो डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनमें जॉइंट प्लांट बहुत ज्यादा लग चुके हैं। मैंने बताया कि रशिया के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, बहुत से देशों के साथ, उसमें अमेरिका भी है। तो जॉइंट वेंचर के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो निश्चित रूप से एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी भी हम जितना इंपोर्ट करते हैं हाई टेक जो आइटम्स हैं वो उनकी कीमत ज्यादा होती है, तो अभी भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तुलना में ज्यादा है। लेकिन अगर यही
स्थिति रही तो जल्दी ही भारत अपना इस डिफेंस के इक्विपमेंट्स के जो असंतुलन है उसको बिल्कुल सही कर लेगा। केवल सही नहीं करना, भारत मेन एक्सपोर्टर हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में जगह जगह क्राइसिस बहुत बढ़ रहे हैं और जब किसी भी देश में क्राइसिस आता है तो उनको वेपन्स की या डिफेंस इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। केवल अमेरिका या यूरोपियन देश ही नहीं, दुनिया में बहुत से देश हैं जहां क्राइसिस है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी। दो तो ऑब्वियस है, वो तो हम रोजाना बात करते हैं, लेकिन दूसरे जैसे अफ्रीका में सूडान में है या दूसरी जगह है, कॉन्फ्लिक्ट निरंतर रूप से चल रहे हैं और ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं और बढ़ रही हैं, कम होने की संभावना नहीं है। तो भारत का जो एक्सपोर्ट का डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट का स्कोप है वो बढ़ने की संभावना है और भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो जॉइंट वेंचर की है। मेरे ख्याल से भारत एक राइट ट्रैक पे है और जल्दी ही जो संतुलन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफेंस सेक्टर का, वो मेरे ख्याल से दूसरी साइड में पेंडुलम चला जाएगा, भारत मेन एक्सपोर्टर हो जाएगा जल्दी ही। जी इंतजार करना होगा, हमें इंतजार करना होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो कदम आगे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं लौटता हूं सर आपके पास एक और बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद करोड़ी सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। पाकिस्तान ने एबटाबाद में लगाई आतंकी फैक्ट्री, सेना और आईएसआई की निगरानी में चल रहा ट्रेनिंग कैंप, लश्कर जैश हिजबुल के आतंकियों की ट्रेनिंग, पाकिस्तान सेना के एसओजी कमांडो दे रहे खास ट्रेनिंग। पाकिस्तान ने एबटाबाद में लगाई आतंकी फैक्ट्री, सेना और आईएसआई की निगरानी में चल रहा ट्रेनिंग कैंप, सेना और आईएसआई की निगरानी में फैक्ट्री चल रही है। पाकिस्तान ने एबटाबाद में लगाई आतंकी फैक्ट्री, सेना और आईएसआई की निगरानी में चल रहा ट्रेनिंग कैंप, लश्कर जैश हिजबुल के आतंकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और एबटाबाद वही जगह है जहां पर ओसामा बिन लादेन छुपकर रह रहा था और अमेरिका ने वहीं पर उसको मौत के घाट उतारा था। एबटाबाद में बड़ी छावनी पाकिस्तान की, उसके बगल में ही ये ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना जो है आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। अब छोटा सा कमेंट हम करोड़ी सिंह जी से ले लेंगे। करोड़ी सिंह जी, एक तरफ नवाज शरीफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ में आते तो ज्यादा अच्छा होता, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाक आर्मी के रिटायर्ड जनरल परमाणु हमले की धमकी देते हैं, तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एबटाबाद में जहां पे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने घुसकर मारा था, वहां पर अब ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम पाकिस्तान की आर्मी या एसओजी कमांडो कर रहे हैं। सब देखिए राजेश जी, इतिहास से जब हम नहीं सीखते हैं तो हम खुद विक्टिम हो जाते हैं जो हमारी रणनीति होता है उसके। दुनिया में कहीं भी किसी भी देश ने अपराध और आतंक को बढ़ावा दिया है, वो देश स्वयं ही भी उसका विक्टिम रहा है। उसमें पाकिस्तान बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो पाकिस्तान वहां आतंक की ट्रेनिंग तो दे रहा है और ट्रेनिंग इसलिए दे रहा है कि भारत के अगेंस्ट में भी यूज कर ले, और आजकल अफगानिस्तान के भी पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं है तो उधर भी वो उनको यूज कर सके। तो पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है। इसमें एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पाकिस्तान में राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व में टकराव की स्थिति हमेशा से रही है। सेना पूर्णतः राजनीतिक नेतृत्व के नियंत्रण में नहीं रहती है, राजनीतिक नेतृत्व पे दबाव बनाती है और नहीं मानता है राजनीतिक नेतृत्व तो अस्थायित्व क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये इमरान खान ने भी फेस किया और ये प्रेजेंट रिजीम है ये भी फेस कर रहा है। और केवल सेना और राजनीतिक नेतृत्व में नहीं, कभी कभी आईएसआई और सेना में भी है। जब तालिबान सत्ता में आया अफगानिस्तान में अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले, तो जो आईएसआई के चीफ थे वो एकदम से काबुल चले गए और जैसे अभी ये सत्ता को परिवर्तन कर देंगे, जबकि जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो सेना के या राजनीतिक नेतृत्व के नीचे काम करती है और उसकी जेल पब्लिसाइज विजिट नहीं होती है।
तो पाकिस्तान में एक अजीब सी स्थिति है कि कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें पाकिस्तान जिस तरह की ट्रेनिंग दे रहा है वो उसका पाकिस्तान विक्टिम ज्यादा होगा, दूसरे देशों के लिए खतरा कम होगा। और केवल एटाबाबाद में नहीं, दूसरी जगह भी ऐसे भी रिपोर्टिंग आ रही है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी ऐसा पाकिस्तान गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि हर चीज के कोई पाकिस्तान को खुद सोचना होगा, एविडेंस नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्टिंग आ रही है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। जी राजेश, चलिए एग्री सर आपके पॉइंट से, क्योंकि पाकिस्तान को भी समझना होगा कि अगर पड़ोसियों को काटने के लिए तुम सांप पालोगे और सोचेंगे कि ये पड़ोसियों को काटेंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहिए, ये सांप एक दिन आपको भी जरूर डसेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्रोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।